हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं और इसका भाग 4 आज हम लोग लगाएंगे, जिसके भाग 3 हो चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 1000 प्लस क्वेश्चन आपको जो है मिलेंगे और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सभी लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न पूछा गया है 76 नंबर प्रश्न है, जिसके जो है 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पूछा गया भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। अगर हम 2001 की बात करें तो 2001 में जनगणना की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था। 2001 में कौन सा राज्य था? तो पश्चिम बंगाल। और 2001 में पश्चिम बंगाल और 2011 की जनगणना के अनुसार सही उत्तर क्या होगा? बिहार होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी तापी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तापी जो है महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। तापी पश्चिम भारत की प्रमुख नदी है। तो तापी जो है पश्चिम भारत की प्रमुख नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। तो यह कहाँ से निकलती है? तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती है। तो सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती है। महाराष्ट्र में खानदेश के पठार और सूरत के मैदानों को पार करते हुए अरब सागर में जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है। कितनी लंबाई? अगर लंबाई पूछा जाए तो 700 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरती है। इसका नाम सूर्य की बेटी देवी तपती के नाम पर रखा गया है। तो किसके नाम पर रखा गया है तापी नदी का जो है नाम? तो सूर्य की बेटी देवी तपती के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी नियंत्रण रेखा, ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? भारत और चीन के बीच पूछा गया तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। यह 1914 शिमला सम्मेलन में हेनरी मैकमोहन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 1914 में हेनरी मैकमोहन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे ब्रिटिश और तिब्बती प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। आपको ये भी सभी कॉपी में नोट करते रहना है। रेड क्लिफ रेखा जो है यह किस देश के बीच है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। तो किसके बीच? आपको याद रखना है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। यह जो है सीमा रेखा सिरिल रेड क्लिफ द्वारा सीमांकित किया गया था, जिसमें जो सीमा आयोगों के प्रमुख थे। तो किसके द्वारा? सिरिल रेड क्लिफ द्वारा सीमांकित किया गया था। अगला दिया गया है नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा क्या होती है? यह जो है वह रेखा है जहां कश्मीर के क्षेत्र को सैन्य नियंत्रण के उद्देश्य से विभाजित किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है, नियंत्रण रेखा वह रेखा है जहां कश्मीर के क्षेत्र को सैन्य नियंत्रण के उद्देश्य से विभाजित किया गया है। यह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। कश्मीर के दूसरे क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा है। यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, पाक जलडमरू मध्य। तो पाक जलडमरू मध्य यह एक जलडमरू मध्य है जो भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना जिले को विभाजित करता है। तो आपको याद रखना है, पाक जलडमरू मध्य जो भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना जिले को विभाजित करता है। यह पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाक जलडमरू मध्य से जोड़ता है। आपको ये सब क्वेश्चन जो है कॉपी में नोट करते रहना है। अगला प्रश्न पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए द हेग, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो सही उत्तर क्या होगा?
सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जून 1945 में हुई थी। कब हुई थी? तो जून 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यह राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि शुद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संकट मौजूद है तो यह पूरे देश या इसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया? तो पहली बार 1962 में उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी पर चीन आक्रमण के दौरान घोषित किया गया था। दूसरी बार कब लगाया गया था? दूसरी बार 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। तीसरी बार आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में घोषित किया गया था। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। तो कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सका है। आपको सन याद रखना है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ये सन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था? तो किस वर्ष में हमारे मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1976। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 में वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में अधिनियमित किया गया था। लोगों के बुनियादी कर्तव्यों को भारतीय निवासियों के गणना की गई थी। संविधान के भाग 4A में पाया गया कि अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो मूल कर्तव्यों से कौन संबंधित है? तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं अगर पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द संविधान से लिए गए हैं। तो आपसे पूछा गया है, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। क्या होगा? जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए गए? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? आपसे पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। क्या होगा? ऑप्शन ए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ऑप्शन सी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पारित किया गया। इसका अर्थ है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता संकल्प 26 जनवरी 1930 को एक दिन के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की गई, जिसे कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए भारतीयों के लिए चुना था। स्वतंत्रता के रूप में मनाने के लिए भारतीयों के लिए चुना था। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, रखे गए वार्षिक सत्र में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो ऑप्शन दिया गया है अहमदाबाद, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी बेलगांव, ऑप्शन डी कानपुर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? पूछा गया ऑप्शन ए
अहमदाबाद, ऑप्शन ए पूना, ऑप्शन सी बेलगांव, ऑप्शन डी कानपुर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगर सन पूछा जाए तो बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 जो है ईस्वी में क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के वार्षिक सत्र 2 अहमदाबाद में 1902 और 1921 में 2 बार रखे गए थे, जहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी और CR दास को क्रमशः अध्यक्ष चुना गया था। तो अहमदाबाद में 2 बार हुआ था, कब? 1902 और 1921 में। पूना में कब हुआ था? तो पूना में आपको याद रखना 1895 में रखा गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कानपुर में जो है कब हुआ था? तो कानपुर में 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में रखा गया था, और जिसमें सरोजिनी नायडू को इसका नया अध्यक्ष चुना गया था। आपको ये सब याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है, आपसे क्या होगा? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी सूचना और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी न्याय तंत्र। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी ऑप्शन नंबर कृषि। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है, क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर में होता है ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो सही उत्तर इसमें आपसे पूछा गया है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मिराज मृग तृष्णा निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो मिराज मृग तृष्णा निम्न में से किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। क्वेश्चन पूछा गया है, चहलगानी रईसों की शक्ति को किसने तोड़ा? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन बलबन। चहलगानी रईसों की शक्ति को किसने तोड़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन बलबन इसका सही उत्तर होगा। वह दिल्ली के मामलुक वंश का 9वां सुल्तान था। तो गयासुद्दीन बलबन जो था दिल्ली के मामलुक वंश का 9वां सुल्तान था। तुर्कान ए चहलगानी 40 तुर्की और गैर तुर्क रईसों की परिषद थी, जिसे 40 के दल के नाम से भी जाना जाता था। आपको याद रखना है, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के अधीन दिल्ली सल्तनत का संचालन करती थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी? तो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर होगा। कविराज की उपाधि किस जो है गुप्त शासक को मिली थी? तो समुद्रगुप्त को मिली थी। समुद्रगुप्त ने कविराज कवियों के राजा की उपाधि धारण की। वह एक विशेषज्ञ वीणा वादक थे। तो समुद्रगुप्त जो थे वो वीणा वादक थे। गुप्त राजा समुद्रगुप्त को बांसुरी और कविताओं से प्यार था। उन्होंने न केवल खुद कई कविताएं लिखी बल्कि कवियों को संरक्षण भी दिया। इनके कारण इन्हें कविराज कहा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है, मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते थे? तो मुद्रित सिक्के जो है आमतौर पर किससे बने होते थे आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी हाथी दांत। सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हाथी दांत। क्या होगा सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है,
12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए 150वीं, ऑप्शन बी 160वीं, ऑप्शन सी 170वीं, ऑप्शन डी 180वीं। तो सही उत्तर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई 12 जनवरी 2023 को? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 160वीं जयंती जो है 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था? तो आपसे पूछा गया है किस वर्ष में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया है। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2000। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1970 में शुरू किया गया था।